सो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स विद सम न्यू फैक्ट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो देखो 29th क्वेश्चन हमारा है क्या कि विल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ठीक, ऑन हीटिंग इट विथ सिल्वर नाइट्रेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड विथ क्या AgNO3 क्या ये प्रेसिपिटेट देगा AgCl का कौन सा वाइट कलर का, वाइट PPT क्या ये देगा, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को होने के लिए हमें रिएक्टेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा देखो, सबसे पहले है CCl4 मतलब कार्बन के साथ 4 क्लोरीन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन जो है शेयरिंग से क्या बनाता है, ये बनाता है शेयरिंग से क्या बनाता है, बॉन्ड, शेयरिंग से बनाता है बॉन्ड। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि है तुम्हारा कौन सा, ये है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कार्बन जो है बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, और क्लोरीन के साथ मिलके ये क्या बना रहा है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना समझ गए। चलो अब इधर बात करो, जो AgNO3 है ये देता है Ag+NO3-, इसका मतलब है यहां पे बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये बॉन्ड बना रहा है कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एक तरफ तुम्हारा एक रिएक्टेंट है जो टूटने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा एक रिएक्टेंट है जो टूट चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो अब अगर ये वाला डिसोसिएट ही नहीं होगा, अपने सिंपलर फॉर्म में टूटेगा ही नहीं, तो ये क्या आपस में रिएक्ट करके AgCl के साथ AgCl बनाएगा और क्या ये वाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये मेरा तुमसे क्वेश्चन है। देखो अपन ने दो चीज देखी कि ये बना रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये बना रहा है तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड, जो क्या दे रहा है, चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टूट जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है ना। अब ये जब एक टूट ही नहीं रहा, एक टूट गया, तो क्या ये आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब ये आपस में बॉन्डिंग नहीं कर सकते तो इनसे मिलते हुए जो कंपाउंड बन रहा है तुम्हारा AgCl, जिसको हम बोलते हैं जो बना रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, तो क्या ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तुम सीधे सीधे लिख सकते हो, कोई क्या अलग अलग बिहेवियर के कारण। ठीक है, किसका बिहेवियर, पॉइंट 1 में लिखना क्या, CCl4 का बिहेवियर, जो कि बनाता है कौन सा, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड पॉइंट पे लिखना तुम AgNO3, जो जिसका जो नेचर है, बॉन्ड का नेचर है, वो आयोनिक नेचर है। ठीक है, ड्यू टू अपोजिट नेचर ये आपस में मिलके AgCl नहीं बना सकते और वाइट प्रेसिपिटेट भी नहीं आएगा। फिर तो समझ गए इसका आंसर, अपोजिट नेचर की वजह से ये ऐसा होगा। इतना समझ गए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या तुम्हारा, वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या है तुम्हारा KOH। ठीक है, यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ और कार्बन प्रेजेंट इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर प्रेजेंट है। ठीक है, जब इसका एस्टिमेशन करते हैं तो ये बोल रहे हैं यहां से निकलता है तुम्हारा CO2 गैस। ठीक है, तो जब CO2 गैस निकल रहा है तो यहां पर हम सॉल्यूशन किसका, यहां से जो निकल रहा है सॉल्यूशन, हम KOH का यूज क्यों करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन KOH का हम यूज क्यों कर रहे हैं, जब एब्जॉर्प्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो क्यों कर रहे हैं हम यूज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो होता है कौन सा, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और जो है KOH तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO2 प्लस KOH के साथ, तो तुम्हारा बनाता है K2CO3 प्लस H2O, ये तुम्हारा बनता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन कि भाई कितना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है बाहर। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में है या कम अमाउंट में है, कुछ भी हो सकता है ना, ज्यादा या कम अमाउंट में है, तो हम क्या करते हैं, हम अगर जो KOH है उसका ज्यादा ही लेते हैं, सॉल्यूशन एक्सिस में ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कम हो कभी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसा ना हो कि जो KOH है वो तुम्हारा कम पड़ जाए और एस्टिमेशन में तुम्हें दिक्कत आ जाए। ठीक है, इतना समझ गए। और K2CO3 बनता है तुम्हारा, जिसको हम यूज फर्दर कर सकते हैं किसके लिए, एस्टिमेशन ऑफ किसके लिए, कार्बन के लिए। ठीक है, इतना समझ गए। इसका सीधा साधा आंसर ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है थोड़ा सा एसिडिक और KOH उसको साथ में मिलके क्या कर देता है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज। समझ गए इतना, ठीक। तो ये इसका होता है आंसर। ठीक, चलो ये आ गया समझ में, ठीक है ना। चलो देखो क्या है, वाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू एब्जॉर्ब CO2, ठीक है, इवॉल्व ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है कि भाई KOH का यूज क्यों होता है एस्टिमेशन में, किसके, कार्बन के। ठीक, तो देखो होता क्या है, ये क्या बोल रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी कंपाउंड से निकल रही है, ये मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां से जब तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक चैम्बर होता है, उसको हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ। अब ये क्यों कराते हैं, देखो क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका नेचर क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक। क्या होता है तुम्हारा, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, अब जब इसको तुम किसके साथ कराते हो, बेस के साथ, जो बेस क्या है तुम्हारा, KOH के साथ, तो ये साथ में मिलके बनाता है CO2 प्लस KOH, क्या बनाता है ये, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है। और ठीक है, ये बनाता है तुम्हारा पोटेशियम कार्बोनेट। इतना समझ गए, ठीक है। तो क्या होता है कि जब KOH तुम लेते हो ना, तो ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब ये वाला यूट्यूब नहीं, ठीक है, यूट्यूब एक ट्यूब होती है, यूट्यूब शेप की, ठीक है, क्या होता है, यू शेप की एक ट्यूब होती है ना। अब इसमें क्या होता है, वो वेट बढ़ाता है, किसका वेट बढ़ाएगा, जब K2CO3 का वेट बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एस्टिमेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। किसका ईजी हो जाता है भाई, CO2 का एस्टिमेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इतना समझ गए, ठीक है। क्या करता है, ये वेट बढ़ाता है, कहाँ पे, यूट्यूब नाम, मतलब यू शेप की एक ट्यूब होती है, उसमें ये वेट बढ़ाता है किसका, CO2 का, जिससे किसका, K2CO3 का, जिससे तुम्हारा एस्टिमेशन ईजी होता है। चलो ये वाला हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो देखो अब तुम्हारा क्या है, वाई इज इट नेसेसरी टू यूज एसिटिक एसिड एंड नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, फॉर एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर द टेस्टिंग सल्फर बाय लेड एसीटेट टेस्ट। देखो लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट किसके लिए यूज होता है, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर के लिए। भाई सल्फर के डिटेक्शन के लिए भी बोल सकते हो, यूज होता है लेड एसीटेट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसके पास कार्बन है, ठीक है, उसको हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, तो बन जाएगा Na2S, सिंपल सी बात है। हम इसको कराते हैं PbCH3COO के प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, लेड एसीटेट के प्रेजेंस में। अब इन्होंने यही पूछा है कि एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में क्यों नहीं कराते हो, ठीक है। तो देखो बनता क्या है तुम्हारा, यहां बनता है तुम्हारा CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस PbS, ये क्या बना तुम्हारा, सोडियम एसीटेट, और ये लेड सल्फाइड बना तुम्हारा। ये क्या देता है तुम्हें, ब्लैक कलर की PPT देता है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई सल्फर इसमें प्रेजेंट है, और इससे तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डिटेक्शन के लिए यूज होता है, तुम्हें ब्लैक कलर की PPT मिलती है। अब इनने बोला कि H2SO4 को क्यों नहीं यूज कर रहे उसकी जगह, अगर हम इसकी जगह पे H2SO4 को करते हैं यूज, ठीक है, एसिटिक एसिड की जगह पे H2SO4 को करते हैं यूज, तो ये देखो ये जो तुम्हारा लेड एसीटेट बना है, इसकी जगह पे बन जाता है जब ये रिएक्ट करता है PbSO4, जिसकी खुद की व्हाइट कलर की क्या होती है, PPT, व्हाइट कलर की होती है तुम्हारी PPT, ये डाउनवर्ड एरो है ना, क्या होता है, व्हाइट कलर की PPT होती है। अब एक बात बताओ, अगर तुम कोई टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें ब्लैक PPT ना मिले,
तुम्हें वाइट पीपीटी मिले तो तुम तब तो कहोगे कुछ और बन गया। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा टेस्ट में इंटरफेरेंस। समझ गए हो, इसने तुमको गुमराह कर दिया कि भाई यही तो है सब। ठीक है, तो इसलिए किस लिए कि लेड सल्फाइड की जो पीपीटी ना बन पाए, लेड सल्फाइड ना बन पाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं तुम्हारा ये लेड एसीटेट। अब लेड एसीटेट अगर बन रहा है तो क्या इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता होगा, होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हो जाता है सॉल्युबल इन सॉल्यूशन। अब जब ये सॉल्युबल ही हो गया तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा एडिशनल यहाँ पे क्या हो रहा था, व्हाइट पीपीटी बन रही थी लेड सल्फाइड की, इसलिए हमें हो रही थी दिक्कत। समझ गए इतना, इसलिए हम क्या यूज नहीं करते, H2SO4। आंसर क्या लिखोगे, अगर हमने लेड एसीटेट में टेस्ट में हमने H2SO4 को यूज किया तो तुम्हारा पीपीटी बनेगा PbSO4 का, जो होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या रहेगा, थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, दिक्कत परेशानी इंटरफेरेंस हो जाएगा कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक, इसके कारण हम H2SO4 का यूज नहीं करते। समझ में आ गया, ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 69% कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक, गिवन हम कभी नहीं भूलते, गिवन क्या है तुम्हारा, कंटेनिंग 69% ऑफ कार्बन, तो कार्बन का अमाउंट है 69%। ठीक है, और 4.8% हाइड्रोजन, 4.8% है तुम्हारा हाइड्रोजन। उसके बाद देखो एन रिमाइंडर बीइंग कौन सा है तुम्हारा, ऑक्सीजन। बचा कुचा है तुम्हारा ऑक्सीजन, तो बचा कुचा कितना प्रेजेंट होगा, जो देखो ऑक्सीजन, ये जो परसेंटेज है किसमें से कितने नंबर, मतलब डिजिट क्या होती है तुम्हारी जिसमें से निकलता है, 100% में से निकलता है ना परसेंटेज। तो ठीक है, हम मानते हैं कि 100% सॉल्यूशन था, जिसमें से 69% किसने ले लिया, कार्बन ने, प्लस 4.8% ले लिया तुम्हारा किसने, हाइड्रोजन ने। ठीक है, तो जो बचा कुचा है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 73.8% माइनस 100। ठीक है, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 26.2% किसका है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। तो ये आ गई हमारी पहली वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसका कुछ काम है या नहीं। ठीक है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 0.20 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो अब देखो इनने एक और चीज दे दी है कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है, OS लिख रहा हूं मैं जिसको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है कितना है उसका, 0.20 ग्राम। इतना समझ गए ना। ठीक है, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखते चलो कि ये जो परसेंटेज आया, किसका परसेंटेज आया, 69%। मतलब हम मानते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें से 69% आया है, ठीक है, कंटेनिंग 69% ऑफ कार्बन कितना होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस 100 ग्राम समझते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा कि 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस रख रहा है 69 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 0.2 ग्राम ऑफ क्या तुम्हारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हमें गिवन है, उसके अंदर कितना कार्बन होगा। ठीक है, तो जरा कैलकुलेट करो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 69 इंटू 0.2। ठीक है, 0.2 अपॉन 100। इतना समझ गए। ठीक, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.138 इतना आएगा। ठीक है, इसको 2 से इंटू कर दो और 1000 से तुम्हें डिवाइड कर दो। ये तो समझ गए 1000 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट रिमूव होगा तो जाएगा। ठीक, चलो इतना हो गया तुम्हारा। तो मतलब 0.2 ग्राम के अंदर इतना कार्बन प्रेजेंट है, इतना समझ गए। ठीक है, तो हमें अब एक चीज और पता है। अब हमें क्या पता है, देखो पूरा कार्बन सॉल्व कर रहा है इधर पहली बार में अपन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इतना। अब हमें पता है कि जब कार्बन का कंबशन होता है, चलो देखो, जब कार्बन का कंबशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, तो क्या मिलता है हमें CO2। अब मैं तुमसे ऐसे पूछूं कि जब 12 ग्राम कार्बन जलता है तो हमें 44 ग्राम ऑफ CO2 मिलता है, ये सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब देखो, अगर 12 ग्राम ऑफ, फिर से वही बात, कार्बन जल रहा है तो हमें कितना मिलेगा, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ, चलो लिख भी लो, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो अब यहां पे बात करो, हमारा कितना प्रेजेंट है, 0.2 में 0.77138, ठीक है। तो ये कितना आएगा, जब 0.138, हाँ, जब 0.138 जलेगा तो हमें कितना मिलेगा, 44 इंटू 0.138 अपॉन 12। इसको तुम वैसे भी रख सकते हो जैसे हम इधर y का पुट करें, ठीक है। अभी हमने x का निकाला था, अब तुम इधर y पुट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा तुम्हें, परसेंट कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक। जब इसको तुम कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है तुम्हारा, 0.506, समझ गए थे ना, 0.506 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन, कितने ग्राम, 0.20 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या होता है, कंबशन होता है, ठीक है। क्या, कंबशन, ठीक है। प्रोड्यूस्ड व्हेन कंबशन ऑफ 0.20 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या होता है, कंबशन होता है। तो तुम्हें कितना मिलता है, 0.50 ग्राम 0.506 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ऑक्सीजन का भी सिमिलर निकालेंगे, देखो अब तुम्हें किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो सब सेम सब रहेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कितना का कंटेन करके रख रहा है वो हाइड्रोजन, ठीक है। देखो कंटेनिंग हाइड्रोजन कितना, 4.8 ग्राम ऑफ ये हाइड्रोजन, ठीक है, कंटेनिंग 4.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो कितना आएगा, देखो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, 4.8 ग्राम, तो 0.2 ग्राम में कितना होगा, x होगा। तो बस कैलकुलेट करो, x इज इक्वल टू, फिर कितना आएगा, 4.8 इंटू 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा ये, 100, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 0.0096, ठीक है, 0.0096 आ गया तुम्हारा कितना, हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर। बस अब ये आ गया तुम्हारा 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 0.0096, ये तो समझ गए। चलो अब बात करते हैं हम इसकी, आगे हम जैसे उसका निकाला था कार्बन डाइऑक्साइड का, हमको पता है जब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है तो H2O बनता है। तो मतलब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जब जल रहा है तो 18 ग्राम ऑफ जल रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है, 18 ग्राम ऑफ वाटर मिलता है, ठीक है। तो बस कर दो, जब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो हमें 18 ग्राम ऑफ क्या मिल रहा है, H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या होगा, जब 0.0096 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कितना मिलेगा, चलो हम इसको मान ले रहे हैं m, ठीक है, उसको हमने सीधे कर दिया था, इसको m मान लेते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू निकालो, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 0.0096 अपॉन 2, ठीक है, यही होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो m इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 0.0864, समझ गए इतना, 0.0864, और ये हम निकाल क्या रहे हैं, तुम्हारा कितना मास आ रहा है, तो सारी की सारी वैल्यू किस में आएगी, ग्राम में, ठीक है। तो देखो ये हमने जैसे कार्बन का निकाला था, कार्बन वाले में भी ग्राम लगाना जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0.0096 जब ये किस में प्रेजेंट है, 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कितना प्रेजेंट है हाइड्रोजन, 0.0096, जब ये ऑक्सीडाइज होगा और वाटर बनाएगा तो कितना आएगा तुम्हारा, 0.0864 ग्राम ऑफ तुम्हें वाटर मिलेगा, समझ गए थे ना। तो इसको लिखोगे तुम 0.064 ग्राम ऑफ
वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन कंबशन या फिर ऑन कंबशन ऑफ कितना 0.20 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आंसर, ठीक है। तो हमें यही तो निकालना था, कितना ऑक्सीजन का, तो कुछ काम ही नहीं था। अगर तुम ये वाला जो कन्वर्जन है वो ना भी करो तो चलेगा, ठीक है, समझ गए इतना। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया फिनिश। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। देखो अब क्या है तुम्हारा, अ सैंपल ऑफ 0.50 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक सैंपल है, कितना है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसने मास देकर रखा है। तो सबसे पहले लिखो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया है भाई, जरा लिख लो। सबसे पहले लिख लो 0.50 ग्राम तुम्हें गिवन है, ठीक है। वॉज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड, ये हमने बहुत अच्छे से करी थी ना, जेल्डाल्स मेथड, ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से करा था, याद तो तुम्हें आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आएगा तो अपन शॉर्ट में देख लेंगे अभी। द अमोनिया इवॉल्व वॉज एब्जॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 0.5 मोलर, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिया है, कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारा 0.5 मोलर, कितना समझ गए, ठीक। ऑफ क्या है तुम्हारा H2SO4, चलो ठीक। द रेसिड्यू एसिड, ठीक है, रिक्वायर्ड 60 ml ऑफ 0.5, ये भी 0.5 है, तो यहां पे कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉर न्यूट्रलाइजिंग, मतलब तुम्हें 60 ml NaOH के लगते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, इतना समझ गए। फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, ठीक है। अगर ये यही भी नहीं लिखता तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये जो मेथड है वो नाइट्रोजन को निकालने के लिए, एस्टिमेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक जेलडाल फ्लास्क होता है, क्या होता है, एक जेलडाल फ्लास्क होता है, ठीक, उसको हम हीट करते हैं, तो यहां से क्या रहता है तुम्हारा जो मिक्सचर बना रहता है जेलडाल मिक्सचर, ठीक, वो इवॉल्व होता है यहां से और अमोनिया बना लेता है। अमोनिया को कम क्या रखने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर एक नॉन स्टैंडर्ड क्या एसिड होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर जितना एसिड उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा तो हम उसको माइनस करके निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि अमोनिया के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इतना समझ गए ना, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा शॉर्ट में जेलडाल मेथड, ठीक। देखो अब हम आ जाते हैं वापस, इसका होता है एक फॉर्मूला जो कि हमने उसमें देखा था नॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे दिया है तुम्हें मोलैरिटी, तो तुम कैसे निकालोगे, देखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा 1.4 क्यों, क्योंकि मास जो है नाइट्रोजन का 14 होता है, ठीक, 1.4 अपॉन, ठीक, यहां पे इनटू होता है कौन सा तुम्हारा, यहां पे इनटू होता है तुम्हारा कंसंट्रेशन मोलर, ठीक है, इनटू, ठीक, कंसंट्रेशन जो मोलर है इनटू 2V माइनस V1 अपॉन 2, तो जो तुम्हारा V क्या है, ठीक है, यहां पे जो तुम्हारा V है वो क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा H2SO4 यूज हुआ है, समझ गए, यहां पे जो H2SO4 यूज हुआ है वो है तुम्हारा, देखो तो मैं इसको लिखूंगा, ठीक, क्या द एब्जॉर्ब 50 ml ऑफ H2SO4, तो H2SO4 जो तुम्हारा क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना है तुम्हारा V, ठीक है, वो कितना है तुम्हारा 50 ml, और V1 क्या है तुम्हारा, जो NaOH न्यूट्रलाइज करने के लिए तुमने यूज किया है वो कितना है तुम्हारा 60 ml, इतना समझ गए। तो ये सारी की सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगे और लास्ट में तुम्हारा आएगा क्या, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझ गए थे ना, ये होता है फॉर्मूला, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक। परसेंटेज कंपोजिशन 1.4 ये तुम्हें पता है, इनटू m इनटू 2 इसलिए करते हैं क्योंकि दो वॉल्यूम है, ऐसे समझ लो, ठीक, V माइनस V1 अपॉन 2 अपॉन m, इतना समझ गया, ठीक है। बस सारी की सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर देखे दें, देखो अब कितना आएगा, परसेंटेज n इज इक्वल टू, ये क्या 1.4 तो जैसे कहता है सही रहेगा, इनटू मोलैरिटी कंसंट्रेशन कितना है हमारा 0.5 इनटू 2, ठीक, वॉल्यूम न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH को न्यूट्रलाइज करने के कितना है तुम्हारा, वो है 60, ठीक है, 60/2 वो V1 है हमारा, माइनस तुम्हारा वॉल्यूम जो H2SO4, देखो जो H2SO4 को एब्जॉर्ब, मतलब अमोनिया को एब्जॉर्ब करने के लिए लगा है वो कितना है तुम्हारा 50,
तो ये हो जाएगा 50, समझ गए। अपॉन क्या है तुम्हारा मास, मास किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कितना दिया तुम्हें 0.5, इतना समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 1.4 इंटू ये हो जाएगा 1 पूरा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 50 माइनस 30 मतलब 20, 0.50, बस कर लो। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू 1.4 इंटू ये कितना आएगा तुम्हारा 20, 0.50 कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 40, ठीक है। निकालोगे परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू 56%, मतलब नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 56% प्रेजेंट है इस पूरे के पूरे रिएक्शन के दौरान पे, समझ गए ना इतना। देखो अब क्या हुआ एक बार अपन देख लेते हैं। अमोनिया जो इवॉल्व हुई, देखो यहां से जो अमोनिया इवॉल्व हुई, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो नॉन H2SO4 है, यहां पे मैंने बोला था कि नॉन एसिड लेते हैं, तो जो नॉन है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू वाला, ठीक है, तो यहां पे नॉन H2SO4 हमने लिया, कितना कंज्यूम हो गया 50 ml यूज हो गया उसको एब्जॉर्ब करने के चक्कर में, ठीक है। बाकी का जो बचा कुचा एसिड है, ठीक है, द रेसिड्यू एसिड रिक्वायर्ड, उसको कितना ml 60 ml लगा, इस जो बच गया है एसिड तुम्हारा इसको लगा कितना 60 ml ऑफ NaOH, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर न्यूट्रलाइजिंग, और हमने जब इस पूरे में कैलकुलेट किया, ठीक है, तो हमारा 56% नाइट्रोजन प्रेजेंट था पूरे के पूरे रिएक्शंस के अकॉर्डिंग पे, ठीक है, उसके दौरान, समझ गए इतना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है, ठीक है। तो देखो अब हमारा 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.3780 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड, ठीक है, गिव इतना ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक, इन कैरियस एस्टिमेशन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। तो देखो हमें पता है इस मेथड में, कौन सी मेथड में, कैरियस मेथड में, एस्टिमेशन में हमारे क्या होता है कि एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHY, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक हेलोजन प्रेजेंट है Cl, हम उसको N लिख देते हैं, हमें नहीं पता कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक क्या है तुम्हारा सब्सटेंस या कंपाउंड, जैसे लिखना हो तुम्हें, इसको कंपाउंड लिखो तो इजी पड़ेगा, ठीक। ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर एक क्लोरीन प्रेजेंट है। अब उनने तुम्हें वैल्यूज दी गई है, तो हमें बस वैल्यू पुट करना है। तो तुम्हें उम्मीद है तुम्हें याद होगा वो वाली ट्रिक जिसमें क्या हो रही थी कि जो हल्दी है वो क्या हो रही थी, सिल्वर, मतलब इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हम जो एस्टिमेशन किसी भी हैलाइड का किससे करते हैं, हम AgX से, और हमें अगर हैलाइड नोन है, जैसे यहां पे क्लोरीन नोन है, तो हम क्या लेंगे AgCl। बस फॉर्मूला तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम्हें वो फॉर्मूला पता है। क्या होता है तुम्हारा कि मास ऑफ हैलोजन अपॉन मास ऑफ सिल्वर हैलाइड इनटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सेम ऐसे ही क्या होता है वेट ऑफ तुम्हारा सिल्वर हैलाइड। अब यहां पे हैलाइड क्या है तुम्हारा, क्लोरीन, मतलब क्लोराइड है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा तुम्हारा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, समझ गए, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आएगा। तो बस सारी की सारी वैल्यूज को पुट करो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो जरा बताओ क्लोरीन का मास कितना होता है, बताओ मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5, ठीक है। अब यहां पे सिल्वर हैलाइड मतलब AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो AgCl का मास कितना होता है, वैसे भी हम इसको कैसे लिखते थे उस फॉर्मूले में 108 प्लस x, यहां पे x क्या होता था हमारा, x होता था हमारा हेलोजन, तो बस सीधे सीधे वैल्यूज को पुट कर दो 108 प्लस 35.5, अगर इसके मास से निकालोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये कितना आएगा 143.5, समझ गए ना 143.5। तो बस यहां पे वैल्यू को पुट कर दो 143.5 इंटू, ठीक है। यहां पे वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड कितना दिया तुम्हें, वेट ऑफ सिल्वर हैलाइड दिया तुम्हें 0.5740 अपॉन
ठीक, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया तुम्हें 0.3780। ठीक, अब हम निकाल क्या रहे हैं परसेंटेज, तो इंटू किसका करोगे 100। ठीक है, तो इंटू किसका करोगे 100 का, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना आएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 37.56% आएगा क्लोरीन का। तो मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना क्लोरीन प्रेजेंट है 37.56% क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिर्फ फॉर्मूला पता होने का था, बाकी सारे तुम्हें क्या थे, तुम्हें गिवन ही थे। समझ गए थे ना? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब क्या है, इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय, फिर से वही मेथड, कौन सी केरस मेथड, कितना ऑर्गेनिक सल्फर जो कंपाउंड है तुम्हें प्रेजेंट है, कौन सा है ऑर्गेनिक सल्फर, उसका वेट तुम्हें गिवन है। ठीक है, अफोर्डेड 0.6668 ऑफ बेरियम सल्फेट। चलो इधर आओ, अपन वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले देखो तुम्हें क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो हमने कैसे याद किया था कि परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, याद आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम वेट लेते थे सल्फर का, तो 32 अपॉन, और हमने क्या याद किया था, कौन बैठ गए थे व्हाइट कलर की कार में, बस गए थे ना, कौन बस गए थे, सल्लू मियां, याद आ रहा है? सल्लू से हमने सल्फर याद किया था। ठीक है, क्या हो गए थे वो, बस गए थे। बस मतलब क्या था हमारा BaSO4 का मास। ठीक है, वो कितना है तुम्हारा 233, ये होता है इनटू, बस अब तो पूरा सेम है, वेट ऑफ BaSO4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस जैसा भी, इनटू अपन क्या करते हैं 100 से। क्यों करते हैं 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। इतना समझ गए? ठीक है, चलो लगा दो अब S मतलब परसेंटेज सल्फर। अब यहाँ पे 32 तुम्हें पता है, 233 तुम्हें पता है। अब देखो क्या तुम्हें वेट ऑफ BaSO4 दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है तुम्हें? ठीक, देखो यहाँ पे ये देखो, ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। चलो हम इसको एक जरा ऐसे लिख लेते हैं, अब गिवन हम लिखते ही है ना, तो इस बार भी लिखेंगे। देखो क्या है तुम्हारा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHY और तुम्हारा सल्फर प्रेजेंट है मान लो N, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का वेट तुम्हें गिवन है कितना 0.468, जिसके अंदर सल्फर जो प्रेजेंट है तुम्हारी, ठीक है, सल्फर प्रेजेंट है, हमें वो निकालना है। और BaSO4 का तुम्हें वेट दिया है, क्या दिया है तुम्हें वेट, तो वेट ऑफ BaSO4 तुम्हें दिया है, कितना दिया है तुम्हें 0.668 ग्राम। समझ गए? ये तो हो गया तुम्हारा। अब चलो पुट कर दो वैल्यू, वेट ऑफ BaSO4 कितना है 0.668 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है तुम्हारा 0.468 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ गए? जब परसेंटेज निकालोगे एस का मतलब परसेंटेज सल्फर कितना आएगा 19.6%। कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें कितना आएगा 19.6% सल्फर, मतलब इस कंपाउंड के अंदर जो सल्फर का अमाउंट है वो है 19.6%। अगर 100% तुम्हारा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका जो थोड़ा सा पार्ट है, मतलब 19.6% जो पार्ट है वो किसका लेके रखा है, सल्फर लेके रखा है। ये तो समझ गए? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अब क्या तुम्हारा, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तुम्हें कंपाउंड दिया है पूरा चेन, द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 बॉन्ड इज। ठीक है, तुम्हें ये सब दिए हैं, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है C2 और C3 बॉन्ड की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कंपाउंड लिख लो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो अब सिर्फ गलती एक ही तरीके से बस हो सकती है, और कोई मतलब है ही नहीं, गलती करने का गुंजाइश ही नहीं है एक जगह पे। देखो अगर तुम काउंटिंग करो यहां से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो तुम्हारा C2C3 कौन सा पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है तुम्हारा C2C3, मतलब तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर मैं C2 पहले लिखूं और फिर C3 लिखूं तो आंसर क्या होना चाहिए इसका sp3। ठीक है, क्यों, जितने नंबर ऑफ का तुम्हारे एटम अटैच्ड हैं -1 कर दो, ये अपन बहुत बार देख चुके हैं, तुम्हारे क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए कायदे से। ठीक, कौन सा वाला, sp3, और तुम्हें वो दिया भी हुआ है।
ठीक है, लेकिन जल्दबाजी ना करो, और तुमने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ हो या वन शॉट वीडियो देखी हुई हो तो तुम नहीं करोगे ये गलती। कैसी गलती है, क्या ये गलत है? ठीक, गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पूरा गलत है। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। कार्बन तो चाहिए थे, लेकिन कहां से स्टार्ट हो रही, यहां से। समझ गए? तो देखो, अब देखो C2 कौन सा है तुम्हारा, डबल बॉन्ड CH2। तो अब आंसर क्या होगा इसका, CH डबल बॉन्डेड। ठीक है, मतलब ये 3 एटम से अटैच्ड है, -1 मतलब sp2, और ये क्या है तुम्हारा sp3। एक यहां पे एक कार्बन प्रेजेंट है और ये एक, और 2 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब 4 एटम मतलब sp3। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा sp2 sp3 हाइब्रिडाइज। कौन सा है, C। तो करेक्ट आंसर इज कौन सा है तुम्हारा, sp2 sp3, ऑप्शन नंबर C। जरा टिक कर दो अच्छे से, समझ गए इतना? ठीक है, तो बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखो अब क्या तुम्हारा, इन लेसेंस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, अब जरा ध्यान से याद आ रहा है तुम्हें लेसेंस टेस्ट, ठीक है। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। अब इनमें से किस चीज का फॉर्मेशन होता है जो तुम्हें प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है, ठीक है, लेसेंस टेस्ट में। सबसे पहले लेसेंस टेस्ट तुम्हें क्लिक होना चाहिए तुरंत। लेसेंस टेस्ट में होता क्या है, हम हर जगह बनाते हैं सोडियम का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे है साइनाइड, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं NaCN, यही होता है सोडियम का एक्सट्रैक्ट। और जब हम इसको ट्रीट कराते हैं ना FeSO4 की प्रेजेंस में, इसको हम बोलते हैं आयरन 2 सल्फेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयरन 2 सल्फेट। जब इसकी प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, सोडियम, ठीक है, हेक्सासाइनाइडोफेरेट। क्या मिलता है हमें, सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। देखो ये मिल रहा है तुम्हें, सोडियम लिख लो एक बार, सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है, सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। जब ये टूटेगा तो तुम्हें यही मिलेगा। इतना समझ गए? ठीक, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं FeSO4 के साथ तो हमें ये मिलता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, जब वापस से हम इसको हीट कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो कुछ आयरन के जो आयंस हैं वो Fe2 मतलब फेरस से कन्वर्ट होके Fe3+ में चले जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है इनका, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इनका, ऑक्सीडेशन। तो फिर जब ये जो फेरिक आयन है, जब ये रिएक्ट करता है फर्दर किसके साथ, सोडियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट के साथ, तो तुम्हें क्या मिलता है, Fe4, ठीक है, और फिर FeCN6, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, फेरिक फेरस, ठीक है, फेरिक फेरस हेक्सासाइनाइडो, ये होता है इसका नाम। इसी को हम लिखते हैं किसको, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, इसका ही ये नाम होता है। समझ गए? तो ये होता है इसका नाम, ठीक है। और तो इसके ही कारण आता है तुम्हारा कौन सा, प्रूशियन ब्लू कलर। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा है तुम्हारा, ऑप्शन है ये, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, बी। तो इसको लिखोगे करेक्ट आंसर इज बी। कौन सा है बी तुम्हारा, ये वाला। समझ गए? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, कार्बोकैटायन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं हम। क्या है तुम्हारा, CH3, ठीक है, फिर 3 बार प्रेजेंट है वो एक कार्बन के ऊपर, तो ये है तुम्हारा CH3, ये है CH3, और फिर दूसरे से कनेक्ट है वो CH2। यहाँ पे है तुम्हारा कार्बोकैटायन, ये है तुम्हारा पहला वाला, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा कौन सा, सेकंड है तुम्हारा CH3, और यहाँ पे है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो थर्ड कौन सा है तुम्हारा, यहाँ पे CH3, CH2, ये है पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे आ जा दो। फोर्थ वाला कौन सा है तुम्हारा, CH3,
CH डबल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे CH2 और ये CH3। अब जरा देखो कि जहां पे जिस कार्बोकैटायन के पास सबसे ज्यादा होंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा CH3 जुड़े होंगे, वो वाला होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इतना समझ गए? क्योंकि वहां से क्या हो सकता है, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन शिफ्ट भी हो सकता है, जो कि स्टेबलाइज करने के लिए हेल्प करता है कार्बोकैटायन को। तो देखो ये है तुम्हारा कौन सा, प्राइमरी, मतलब इसको मैं 1 डिग्री लिखूंगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां पे देखो ये कौन सा है तुम्हारा, इस कार्बोकैटायन से जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और ये हमने अभी पढ़ा ये क्या होता है, टर्शरी। ऐसी देखा था हमने कि जिस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हों, अगर चार होते तो वो 4 डिग्री होता, लेकिन 4 होते तो फिर ये पॉजिटिव नहीं होता। समझ गए? अब इसकी बात करो, इस वाले कार्बन से सिर्फ सिंगल कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा प्राइमरी, और ये वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब सेकेंडरी। अब जरा एक बार काम करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था अल्फा हाइड्रोजन वाला, वो वाला देखते हैं कि जब बताओ इस वाले कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन से जितने कार्बन उसका पहला कार्बन जो जुड़ा होता है उसको फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। देखो यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप जिस पे ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वो होगा तुम्हारा अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे देखो यहां पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पे कहते हैं 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। चलो इधर आ जाओ, अब हम बात करते हैं किसकी, टर्शरी की। यहां पर यह है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टली अटैच्ड है तुम्हारे CH3 CH3 CH3, तो और यहां पे क्या हो जाएगा, फिर ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होगा तुम्हारा, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। चलो अभी से रिजल्ट नहीं सुनाते हैं, बाकी के भी देखते हैं हम। ठीक है, यहां पे देखो क्या है तुम्हारा प्राइमरी, इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, जिसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है, और यहां पे जाओ, अब इसके पास कितने हैं, 3 और ये 5 अल्फा हाइड्रोजन। एक चीज नोट कर लो, जो कार्बोकैटायन है उसके पास जो हाइड्रोजन है हम वो नहीं काउंट करते, समझ गए, वो नहीं होता अल्फा, वरना उसको भी गिन लो कि नहीं, कहां 5 तो नहीं 6 है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा 5 है इसके पास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, टर्शरी के पास, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, और इसकी ही कॉपी करना चाहता था कौन सा, ये, लेकिन ये कार्बन बीच में आ गया, वरना ये भी स्टेबल हो जाता। ठीक, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा तुम्हारा, टर्शरी कार्बोकैटायन। जरा ऑर्डर लिख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, उसके बाद होता है तुम्हारा सेकेंडरी, फिर होता है तुम्हारा प्राइमरी। समझ गए, ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। इतना समझ गए? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश, और ये ऑर्डर जरूर लिख लेना, अभी नहीं तो बाद में तो लगेगा ही लगेगा, एग्जाम में आए ना आए पता तो होना चाहिए। ठीक है, समझ गए इतना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्या तुम्हारा, द बेस्ट एंड द लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ठीक है, तो भाई इसको तो तुम्हें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, होनी थी, ये तो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मॉडर्न टेक्निक में हम किसका यूज करते हैं, क्रोमैटोग्राफी का यूज होता है। मॉडर्न टेक्निक में किसका यूज होता है, क्रोमैटोग्राफी का यूज होता है। तो एग्जैक्ट तुम्हारे जहां पे भी दिख रहा है क्रोमैटोग्राफी टिक लगा दो, मुझे यहां पे देखा तो मैंने यहां टिक लगा दिया। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है तुम्हारा क्रोमैटोग्राफी का, बाकी क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन या फिर सब्लिमेशन का यूज नहीं होता है, क्योंकि हर कंपाउंड तो सब्लाइम होगा नहीं, समझ गए, हर कंपाउंड डिस्टिल होगा नहीं, और वैसे ही हर कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो सके ये जरूरी नहीं। क्या पता तुम जब उसको ड्राई कर रहे हो या तुम उसको कूल कर रहे हो तो क्या हो, उसमें से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ जाए या फिर वो ड्राइंग करने के लायक ही ना हो।
समझ गए, ठीक है। और हर कंपाउंड डिस्टिल भी नहीं हो सकता ना, अगर सॉलिड हुआ फिर कैसे करोगे, समझ गया, ठीक। चलो, तो इसका हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देख चुके हैं पहले, हमने टीएलसी देखा, हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी देखा। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस में आता है, पार्टीशन में, ठीक है, किस में, पार्टीशन में। और जो पार्टीशन है, ठीक है, उसको हमने कैसे कहा था, पी से पार्टीशन, पी से पेपर क्रोमेटोग्राफी। चलो, और हमने कॉलम भी देखा था। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर की यूज किसका होता है, क्रोमेटोग्राफी का। तो बस कॉन्फिडेंटली ये वाला ऑप्शन लगा देना, आंसर तुम्हारा, नंबर ले लोगे तुम। देखो अब क्या तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ठीक है, इज क्लासिफाइड एज, ठीक है, इसको कैसे क्लासिफाई करोगे, जरा रिएक्शन लिखो, CH3CH2I प्लस KOH जो कि एक्वस है, ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराने पे क्या मिल रहा है, CH2OH, CH3CH2OH प्लस KI, ठीक है। तो देखो ये क्या है इसके पास, K प्लस OH माइनस, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, I रिप्लेस कर रहा है किसको, OH को, मतलब OH रिप्लेस कर रहा है I को, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक। ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग माइनस चार्ज है इसके ऊपर, तो क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक कंपाउंड को, ठीक है, तो और तुम्हें बना रहा है ये, तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ गए। अगर इलेक्ट्रोफाइल का था तो यहाँ पे के होना चाहिए था, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो हो जाती। एलिमिनेशन होता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड आता और यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते दोनों चीजें, वो भी नहीं हुए। अगर एडिशन होता तो ये पूरा का पूरा KOH इस कंपाउंड से जुड़ जाता, तब हम बोलते उसको एडिशन, समझ गए। एडिशन में एक हो जाएगा, एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं तो कुछ चेंज आता, डबल बॉन्ड तो आता, वहां पे तो सिमिलर है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अगर होती तो K जोड़ना था, OH नहीं जोड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, E+ लिखते हैं हम उसको। न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर होता है Nu- लिखते हैं उसको हम, समझ के, थोड़ा सा उल्टा चलता है, जैसे अपने नाम के हिसाब से उल्टा चलता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला खत्म हो गया है आपका चैप्टर, ठीक है। तो मुझे पता है जैसे मुझे तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, तो तुम्हें भी बहुत खुशी हो रही होगी, और मुझे खुशी इस बात की है कि साथ में तुमने मेरे साथ मेहनत करी होगी, ठीक है। तो खुशी करूं ना करूं, ठीक है भाई, खुशी तो है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने मेरे साथ अगर ये करा है तो तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट हो गए होंगे एकदम इजी पीजी, ठीक है, और तुमने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, लिखे तो होगा ही ना, सिर्फ देख के तो चले नहीं गए, ठीक है। तो ठीक है, अब की बार कुछ नया लेके आएंगे आपके साथ, ठीक है, और जुड़े रहिएगा ऐसे ही, और फिर हम मिलेंगे वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट है जहां।